नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी ईपीएफओ का पेपर। तो इसमें एक लास्ट टॉपिक है मॉडल पेपर 1 में, वो है आपका लेबर लॉ से रिलेटेड। इसके भी लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास आएंगे, ठीक है ना, लगभग। हालांकि इसमें थोड़ा मिक्स क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, कंप्यूटर्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, लेबर लॉस को। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ, विच अमंग द फॉलोइंग कन्वेंशन ऑफ द आईएलओ हैज़ बीन रेटिफाइड बाय इंडिया। आईएलओ मैंने बताया था आपका कि 1919 में बना था और इसका हेडक्वार्टर आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। तो कौन कौन से फॉलो करता है या रेटिफिकेशन बाय इंडिया, कौन कौन रेटिफिकेशन में बता देता हूँ। एक होता है सिग्नेटरी, एक होता है जब साइन किया जाता है। तो साइन तो कभी भी किया जाता है, रेटिफिकेशन वहाँ की पार्लियामेंट करती है। रेटिफाइड वहाँ की पार्लियामेंट करेगी, ठीक है ना। मान लीजिए कि यहाँ के आपके प्राइम मिनिस्टर जाते हैं और किसी कॉन्वेंशन पर साइन कर देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत उसका पार्ट बन गया। जब तक वहाँ की पार्लियामेंट उसे रेटिफाई नहीं कर देगी तब तक भारत उसका मेंबर नहीं बनेगा। तो रेटिफिकेशन बोला जा रहा है, तो कौन कौन से हैं तो मैं बता देता हूँ। एक तो मिनिमम एज कॉन्वेंशन पे भारत ने रेटिफाई किया है। दूसरा है आपका फोर्स लेबर कॉन्वेंशन और तीसरा है आपका इक्वल रिम्यूनरेशन। ये तीन है आपके, ठीक है ना। तो आंसर जो बनेगा 1, 3 एंड 4 बनेगा। इन तीनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मिनिमम एज कॉन्वेंशन 1973 के हिसाब से ये था कि इट वॉज डेवलप टू रेगुलेट द चाइल्ड लेबर बाय सेटिंग अ मिनिमम एज फॉर द एडमिशन टू एम्प्लॉयमेंट दैट द सिग्नेटरीज आर टू रिस्पेक्ट। द कॉन्वेंशन केम इनटू फोर्स ऑन द 19th of June 1976। ये जरूर लिख लेना कि आपका जो मिनिमम एज कॉन्वेंशन था वो फोर्स में कब आया था, इफेक्टेड कब से हुआ था। तो 1976 में हुआ था। द मिनिमम वर्किंग एज वॉज सेटअप इन द 15 ईयर्स। ये याद रख लेना। और लाइट वर्क के लिए आपका कितना 13 ईयर था। डेंजरस वर्क के लिए ये सेट किया गया था 18 पे और कुछ सर्टेन कंडीशंस में से 16 ईयर्स पे आपका किया था। भारत में जो है वो 18 है हैजार्डस वर्क के लिए, ठीक है ना, कम से कम 18 होनी चाहिए। और लाइट वर्क के लिए आपकी कम से कम 14 होनी चाहिए एज, ठीक है ना। तो सेट द मिनिमम एज फॉर द एडमिशन टू एम्प्लॉयमेंट एट द 14 ईयर्स। दिस इज द डिसीजन मस्ट बी थ्रूली जस्टिफाइड। अच्छा, दूसरा जो आता है वो आता है आपका फोर्स लेबर कॉन्वेंशन 1930 कि आप किसी से भी क्या नहीं करा सकते, फोर्सफुली लेबर मतलब नहीं करा सकते किसी से, यानी फोर्सफुली काम नहीं करा सकते। ऐसा नहीं कि अगर कोई व्यक्ति जैसे आईएमएफ का ये आईएमएफ बोल रहा, आईएलओ जो है आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस बात पे ज़्यादा बोल सकते हैं कि इंटेंडेड है कि 8 आवर्स वर्क होना चाहिए किसी का भी, ठीक है ना। अब वो लेबर पे या फिर बोलते हैं वर्कर पे डिपेंड करता है कि वो ओवर टाइम करना चाहता है कि नहीं करना। आप फोर्सफुली उससे नहीं करा सकते। तो ये फोर्स लेबर कॉन्वेंशन 1930 बोलता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है ना। इक्वल रिम्यूनरेशन कॉन्वेंशन था 1951 का, भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या था कि चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों के लिए अगर सेम वर्क प्रोफेशन है तो इक्वल वैल्यू होगी, इक्वल आपको रिम्यूनरेशन दिया जाएगा, इक्वल सैलरी होगी, ठीक है ना। ये 100th इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्वेंशन था जिसमें इसकी बात की गई थी 1951 में, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट चलते नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द डायरेक्टर जनरल फैक्ट्री एडवाइस सर्विसेज एंड लेबर इंस्टीट्यूट। अच्छा, पहले जो था चीफ एडवाइजर ऑफ द फैक्ट्री था, उसे अब डायरेक्टर जनरल बोला, पहले चीफ एडवाइजर बोला जाता था, अब क्या बोला जाता है आपका डायरेक्टर जनरल बोला जाता है। ये आपने याद रखना, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है चीफ एडवाइजर जो था उससे अब डायरेक्टर जनरल बोला जाता है। तो ये 1945 में आपका बना था, ठीक है, 1945 में बना था। और ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, एडवाइजिंग द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट एंड द कोऑर्डिनेशन द फैक्ट्री इंस्पेक्शन सर्विसेज इन द स्टेट। तो एक तो फैक्ट्रीज एक्ट आपने याद रखना है कि इंडिया में कौन सा है अभी 2013 जो वर्क में है, ये आपने याद रखना है। तो पहला सही है, इट इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द लेबर एम्प्लॉयमेंट। अभी कौन है आपके मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट बता देता हूँ, संतोष कुमार गर्ग है। संतोष कुमार गर्ग ये बरेली से आते हैं, ठीक है ना, बरेली उत्तर प्रदेश से। तो ये आपने याद रखना है, यूपी से, ठीक है ना। टेक्निकल आर्म टू द असिस्ट द मिनिस्ट्री ऑफ द फॉर्मुलेटिंग नेशनल पॉलिसी ऑन द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड द हेल्थ एंड द फैक्ट्रीज इन डॉग्स, ठीक है। तो ये भी सही है, दूसरा भी सही है, पहला भी सही है। अच्छा, तीसरा आता है हेडक्वार्टर इन द न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में नहीं है, न्यू दिल्ली में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो तीसरा गलत है, तो वो बोल रहा है करेक्ट कौन सा, तो फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए आपका, ये है आपका, इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा मुंबई में, ठीक है ना। डायरेक्टर जनरल फैक्ट्री एडवाइस एंड लेबर इंस्टीट्यूट को डीजी फसली भी बोला जाता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो जो जो चीज़ें मैं बोल रहा था उन चीज़ों पे आपने, अच्छा इनके रीजनल आपके हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ हैं, तो आपको रीजनल हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा चेन्नई, कानपुर, कोलकाता और फरीदाबाद में। एक अंडर कंस्ट्रक्शन है शिलोंग में, ये आपने याद रखना है। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, ठीक है ना।
और एक रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट आपका जम्मू में, वो प्रपोज्ड है अभी, ठीक है ना। तो बाकी चीज़ें जो लिखी हुई है यहाँ पे, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा, ये लिखा हुआ, इट ऑल्सो एडवाइज द फैक्ट्री ऑन द वेरियस प्रॉब्लम कंसर्निंग द सेफ्टी, हेल्थी, एफिशिएंसी एंड वेल बीइंग ऑफ द पर्सन ऑफ द एट वर्क प्लेसेस। ये याद रखना, ये मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन आपकी डीजी फसली। द एक्टिविटीज ऑफ द इंस्टीट्यूट आर गियर्ड टू द इम्प्रूव वर्क मेथड एंड द वर्किंग कंडीशन। तो ये सारी चीज़ें उसके बारे में लिखी हुई हैं, ये आप पढ़ लेना, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020, मार्क द इनकरेक्ट ऑप्शन। जो गलत है उस पर करना है। अच्छा, इंडिया रैंक द 63rd among the 190 कंट्रीज, इंप्रूविंग द 14 रैंक्स फ्रॉम द रैंक 77 in 2019। बिल्कुल सही है। भारत अपनी रैंक को क्या कर रहा है, बेहतर कर रहा है हर पिछले साल के मुकाबले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ये है कि बाहर की कोई कंपनी भारत में आकर क्या उसे ज़्यादा परेशानी होती है यानी कि बिजनेस सेटअप करने में कि नहीं। तो भारत अपनी रैंक को बेहतर कर रहा है। जो टर्म्स एंड कंडीशन है ना, गाइडलाइंस हैं, उन्हें बेहतर कर रहा है कि कोई भी कंपनी अगर बाहर से आती है तो भारत में क्या कर सके, उसे प्रॉब्लम ना हो अपना बिजनेस सेटअप करने में। जैसे अभी टेस्ला आ रही है भारत में, ठीक है ना। तो इस तरीके से थोड़ा दिमाग में रखना। तो ये पहला वाला ऑप्शन तो सही है कि 63rd पे अभी हम हैं, और इंडिया रेगुलरली अपना जो बोल सकते हैं कि अपनी रैंक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, वो क्या कर रहा है, बेहतर कर रहा है। कई बार पूछा जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो याद रखना वर्ल्ड बैंक जारी करती है। दूसरी है कि दिस ईयर रिपोर्ट वाज टॉप्ड, इस रिपोर्ट टॉप्ड बाय द सिंगापुर, नहीं सिंगापुर ने किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो नाम आता है वो आप याद कर सकते हैं आराम से, वो है न्यूजीलैंड। ये नंबर 1 है वर्ल्ड में, ठीक है ना। ये आपने याद रखना है। जैसे कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में आपका नंबर 1 रहता है कौन, सिंगापुर, ठीक है ना। अच्छा, इट प्रोवाइड एन असेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव मेजर्स ऑफ द बिजनेस रेगुलेशन एंड देयर इन्फोर्समेंट अक्रॉस द 190 इकोनॉमीज ऑन द 10 पैरामीटर्स अफेक्टिंग अ बिजनेस थ्रू इट्स लाइफ। तो ये 10 पैरामीटर यहाँ पे लिखे हुए, मैं पढ़ लेता हूँ, पढ़ लूंगा अभी। तो ये भी सही है आपका। और इंडिया हैज इंप्रूव द 7 आउट ऑफ द 10 इंडिकेटर्स मूव द क्लोजर टू द इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो ये भी सही है। तो आंसर जो बनेगा, जो गलत है वो है आपका कि टॉप किया है किसने, सिंगापुर ने। सिंगापुर ने नहीं किया, न्यूजीलैंड ने टॉप किया। तो मैं बता देता हूँ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये 10 पैरामीटर है आपके लिखे हुए कि स्टार्टिंग अ बिजनेस, डीलिंग विद द कंस्ट्रक्शन परमिट्स, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, क्रेडिट अवेलेबिलिटी, प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, पेइंग टैक्सेस, ट्रेडिंग। तो ये आप पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है ना। हो सकता है कि आपको इस वीडियो में ना दिखे, हाई रेजोल्यूशन में देखने की कोशिश करना वीडियो को। नहीं भी दिखेगा तो मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे आप जूम करके इन चीज़ों को एक बार नोट कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो लिखा हुआ समाधान इज अ पोर्टल फॉर द मॉनिटरिंग, डिस्पोजल एंड द हैंडलिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। समाधान की फुल फॉर्म ही यही है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर द मॉनिटरिंग एंड द डिस्पोजल हैंडलिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो ये बिल्कुल सही है। सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल कम लेबर कोड, जिसे CGIT कम LC बोला जाता है, सेटअप अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ये आप याद रखें कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कब आया था, तो याद है 1947 जब भारत आज़ाद हुआ था। तो ये भी सही है। तो दोनों आंसर सही है। तो ये लिखा हुआ है देखो, अ ट्रेड यूनियन और द मैनेजमेंट कैन राइज एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट विच इज कनेक्टेड विद द एम्प्लॉयमेंट और द नॉन एम्प्लॉयमेंट और द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट और विद द कंडीशन ऑफ द लेबर्स, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज रेज्ड बिफोर द कॉन्सुलेशन ऑफिस ऑफ द एरिया। तो इस चीज़ को आप पढ़ लेना, ठीक है ना। जो सारी चीज़ें लिखी हुई इस चीज़ को आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट कंसर्निंग द वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड द सोशल आउटलुक ट्रेंड 2020 विसो रिपोर्ट। एक चीज़ याद रखना, विसो जो रिलीज होती है वो ILO करता है, और ये एनुअल रिपोर्ट है, हर साल पब्लिश होती है। तो बोल रहा है इनकरेक्ट कौन सा है, तो पहले इट इज़ पब्लिश बाय द ILO, बिल्कुल सही है। इट्स अ बाइनल, बाइनल मतलब हर 2 साल में, नहीं 2 साल में नहीं होती, एनुअली है। तो ये गलत हो जाता है आपका। इट एनालिसिस की लेबर मार्केट इश्यूज इंक्लूडिंग द अनएम्प्लॉयमेंट, लेबर अंडर यूटिलाइजेशन, वर्किंग प्रॉपर्टी पॉवर्टी, income inequality, labor income shares and the factors that exclude the peoples from the decent work. Future status of the global unemployment is projected to increase in 2.5 million in 2020. तो अनएम्प्लॉयमेंट तो मुझे लग रहा है और ज़्यादा इंक्रीज होगा जब से कोविड आया है। 2.5 मिलियन तो बहुत कम है, 25 लाख लोग, ठीक है ना। तो ये सेकंड वाला गलत है, ये एनुअल रिपोर्ट है विसो की, ठीक है ना। तो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड द सोशल आउटलुक रिपोर्ट जो ट्रेंड 2020, ये थोड़ा आप दिमाग में रखना है। यहाँ पे हर चीज़ के बारे में, ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में लिखा हुआ है। उसमें 15 से 24 साल के लोगों को भी लिया गया, आर नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और ट्रेनिंग, इसके बारे में लिखा हुआ है। लगभग 267 मिलियन यंग पीपल, उनकी बात की गई है जो 15 से 24 साल के, उनके अनएम्प्लॉयमेंट की बात, अनपेड वर्कर्स की बात की गई लगभग 165 मिलियन से, ठीक है ना। वर्किंग पॉवर्टी की बात की है, और लगभग कितनी वर्किंग पॉवर्टी लगभग दिखा रही है उन्होंने, $3.20 पर डे के हिसाब से, परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, ठीक है ना।
फ्यूचर स्टेटस तो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट तो जो मैंने बताया 2.5 मिलियन उन्होंने बताया कि 2020 के आसपास रहेगा, ठीक है ना। और ये जो हमारा गोल है, ठीक है ना, जो आपका क्या एडिकेटिंग प्रॉपर्टी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है 17, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। इसी का एक ऐसे पार्ट है जीएस वाला, उसमें मैंने 17 जो आपके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे उनके बारे में बताया था। जीरो पॉवर्टी, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना है, एडिकेशन ऑफ द पॉवर्टी। तो सेकंड जो आपका जीरो हंगर है, इस तरीके से आप जाता ना 17 है टोटल, जिनको कंप्लीट करना था 2030 तक। पर मुश्किल एक रिपोर्ट आई थी कि 2030 तक मुश्किल हो पाएंगे, तो एक्सटेंड हो सकता है 2040 तक। तो ये आपने याद रखना है। तो याद रखना विश्व जो रिपोर्ट आती है वो एनुअली आती है, आईएलओ से क्या करता है, पब्लिश करता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रिस्टोरिंग द प्रीवियस सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉयज बाय द प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल एंड द सोशल हेल्प अंडर द डिफरेंट प्रोविजन ऑफ द सोशल सिक्योरिटी एक्ट इज टर्म्ड एज। तो यहाँ पे रिस्टोरिंग लिखा हुआ है ना, रिस्टोर करने के लिए रिस्टोरेशन प्रोसेस आती है। कॉम्पनसेशन अगर मैं पढ़ूँ तो कॉम्पनसेशन आप समझते हैं किसी चीज़ के लिए दिया जाता है। It means income security during the spell of the risk because of the individual and his family not to be subjected is a double calamity involving both the destitutions and the loss of the life, health and the work. Under work compensation, workers are compensated in the case of any permanent disability reducing, ठीक है ना। देखो यहाँ पे किसके लिए, परमानेंट डिसेबिलिटी रिड्यूसिंग द परमानेंटली और द टेम्पररी अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द एग्रीड एम्प्लॉय, ठीक है ना। जब कॉम्पेंसेशन इस तरीके से दिया जाता है कि अगर किसी भी तरीके की, मान लो उसके साथ हादसा हो गया और परमानेंट कैजुअलिटी हो गई उसके साथ, कुछ भी आने की, ठीक है ना, या फिर टेम्प्रेरी हो गई, तो उस मामले में क्या होता है, आपका कॉम्पेंसेशन दिया जाता है कंपनी के थ्रू। अगर कंपनी में कोई, मान लो कोई फैक्ट्री है, किसी चीज़ की फैक्ट्री, वहाँ पे कोई हादसा हो गया उसके साथ, तो कॉम्पेंसेशन देना क्या होता है, मैंडेटरी है। इट इज़ कॉम्पेंसेटिंग द सफर एम्प्लॉयज ड्यू टू द कॉन्टेंजेंसी एंड द अनएक्सपेक्टेड मिसहैप्स बाय प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल सपोर्ट। रिस्टोरिंग की बात करें तो इट मीन्स द गिविंग द इंडिविजुअल एंड देयर फैमिलीज द कॉन्फिडेंस दैट देयर लेवल ऑफ द लिविंग एंड द क्वालिटी ऑफ द लाइफ विल नॉट सफर एज फार एज पॉसिबल ड्यू टू एनी सोशल एंड इकोनॉमिक लॉसेज। याद रखना, कंपनी यहाँ पे बताती है कि अगर कंपनी का घाटा होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कंपनी घाटे में जा रही है तो जो उसके एम्प्लॉयज़ है उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें कोई फर्क पड़ेगा। ये रिस्टोरेशन बताता है। It aimed at the restoring the previous social and economic status of the employees by the providing the financial and the social help under the different provisions of the Social Security Act. Due to the restoration of the one previous status, financial position of the self-confidence and the self-esteem of the employees can be maintained. Restoration means the re-employment and the providing the self-confidence through the cure of the sick or injured employees. तो ये re-employment को शो करता है कौन, restoration। प्रिवेंशन की बात करेंगे तो लिखा हुआ है सोशल सिक्योरिटी द बेसिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस अमंग द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। इट नॉट ओनली एम्स एट द कॉम्पेंसेशन एंड द रिस्टोरेशन ऑफ द वंस फाइनेंशियल एंड द सोशल स्टेट, इट फर्दर एम्स प्रिवेंशन ऑफ द मिसहैप्स, industrial injuries and the occupational diseases. Prevention aims at the avoiding the loss of the productive capacity due to the sickness, injuries of the Unemployment Factory Act, Industrial Safety Act and the Workers Compensation Act and the help in the prevention of the different industrial hazard leading to the injury and the occupational disease। मतलब प्रिवेंशन में आपका दोनों चीज़ आ जाती है, रिस्टोरेशन भी आ जाता है और आपका कौन सा आ जाता है, कॉम्पेंसेशन भी आ जाता है। और ये जो आपके एक्ट लिखे हुए आप जरूर लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट कंसर्निंग द सोशल सिक्योरिटी मिनिमम कन्वेंशन। मिनिमम स्टैंडर्ड जो सोशल सिक्योरिटी कन्वेंशन एक्ट था आपका 1952 का, उसके हिसाब से कौन सा सही। तो लिखा इट्स सेट आउट द मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर द लेवल ऑफ द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट एंड द कंडीशन अंडर द विच दे आर ग्रांटेड। तो ये सही है। इट कवर्स द 7 प्रिंसिपल, 7 नहीं है, मैं बता दूं 9 है टोटल मिला के, कितने 9 है। तो ये वाला गलत हो जाता है। द लेवल ऑफ द मिनिमम बेनिफिट्स कैन बी डिटरमाइंड विद द रेफरेंस ऑफ द लेवल ऑफ द वेजेस इन द कंट्री कंसर्न। तो जो आंसर यहाँ पे सही बनेगा वो बनेगा फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस चीज़ के बारे में पूरा लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, आराम से पढ़ सकते हैं, कुछ ज़्यादा यानी कि इसमें बताने लायक है नहीं। नेक्स्ट चलते हैं द क्लासिकल थ्योरिस्ट फेवर्ड ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन। तो लिखा हुआ है सिविलियन मॉडल, स्ट्रेटेजिक मॉडल और मिलिट्री मॉडल और नोटा नन ऑफ द अबव। तो ये होता है आपका मिलिट्री मॉडल। 3 तरीके की होती है आपके, अगर बात की जाएगा ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी होती है, न्यू क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी होती है, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। तो यहाँ पर जब बात करते हैं ना क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, तो उसी का पार्ट है ये। तो लिखा हुआ है द इट प्राइमरली डील्स विद द एनाटॉमी ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड आल्सो व्यूज वन ऑफ द मशीन्स and the employees as a part of the machine. Therefore, in order to increase the efficiency of the organization, each employees working in it must become the efficient. It prefer the military model of the organization. तो अगर कोई पूछा जाता है मिलिट्री मॉडल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का, तो क्लासिकल थ्योरी पे बेस्ड है, ठीक है ना। दूसरा अगर बोलेंगे तो पिलर्स ऑफ द क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, तो एक होता है डिवीजन ऑफ द लेबर और दूसरा होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसे आप पढ़ लेना। और उसके बाद कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है, इसके फंक्शन प्रोसेस देखने को मिलता है, स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, स्पान ऑफ कंट्रोल देखने को मिलता है। ये चीज़ें आप पढ़ लेना, ठीक है ना।
नेक्स्ट चलते हैं, अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी एम्प्लॉयज वेलफेयर इज एन इन्वेस्टमेंट विच वुड मल्टीप्लाई इन रिटर्न टू द एम्प्लॉय इन द सम अदर फॉर्म्स। ये मैंने पढ़ा रखा है, आप प्रीवियस वाली वीडियो में जाना, वो है आपका सोशल सिक्योरिटी लॉ से रिलेटेड, उसमें शायद से लास्ट क्वेश्चन उसमें मैंने बताया था सभी के बारे में, चाहे वो पॉलिसी थ्योरी थी, रिलीजियस थ्योरी थी, फिलैंथ्रोपिस्ट थी, पैटर्नलिस्टिक थी, आपकी पब्लिक रिलेशन थी, फंक्शनल थ्योरी थी या सोशल थ्योरी थी, सबके बारे में पढ़ाया, जिसमें रिटर्न आता है, जिसमें एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरे पास क्या होगा, काफ़ी अभी जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, कई गुना होके वापस मेरे पास आ जाएगा, तो इसे बोलते हैं आपका रिलीजियस थ्योरी। ठीक है ना, तो ये याद रखना, इस तरह की लगभग 8 थ्योरी आपको देखने मिलेगी, रिलीजन थ्योरी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रीवियस वाला जो आपका टॉप बोल सकते हैं, प्रीवियस वाली जो वीडियो है उसमें आप देखना, लास्ट में उनके सबके बारे में मैंने बता रखा है, ठीक है ना, उससे आप पढ़ सकते हैं, मैंने उसका PDF भी शेयर किया आपका अपने टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप पे भी। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द रिकमेंडेशन ऑफ द सेकंड नेशनल कमीशन ऑन द लेबर। अच्छा, भारत में अब तक 2 नेशनल कमीशन बने, एक जो बना था जो फर्स्ट वाला था, जो फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन द लेबर था, वो बना था 1966 में 24 दिसंबर को, ये याद रखना आपने। और इसको जो हेड किया था वो क्या था आपका गजेंद्र गडकर ने, PV जस्टिस थे, PV गजेंद्र गडकर, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। ठीक है, इसमें इसने क्या की थी, अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, रिपोर्ट सबमिट हो गई थी अगस्त 1969 को, और ये आपने याद रखना है। और जो फर्स्ट नेशनल कमीशन था, लेबर रिकमेंडेशन दैट द वर्क कमेटी बी सेटअप इन एनी यूनिट विच आर अ रिकग्नाइज्ड यूनिट, मतलब उसने ये बोला कि आप क्या कर सकते हैं, वर्किंग कमेटी क्या कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं अगर कोई भी रिकग्नाइज्ड यूनियन है। तो ये फर्स्ट आपका क्या था, नेशनल कमीशन ऑन द लेबर था। अच्छा, दूसरी बात आती है कि जब बात की जाती है सेकंड की, सेकंड लेबर का नेशनल कमीशन ऑन द लेबर, तो सेकंड जो था ये ठीक आपका बना था 1999 में। आप बहुत आसानी से याद करते हैं, यहाँ पे 66 है और यहाँ पे 99 है, और 19वीं मतलब 20वीं शताब्दी, मतलब 19 पहले शुरुआत में याद रखना। इसके जो थे चेयरमैन थे वो रविंद्र वर्मा थे। कौन थे, रविंद्र वर्मा, ये आपने याद रखना है। इसने रिपोर्ट जो सबमिट की थी 29 जून 2002 को की थी, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो नेशनल रिकमेंडेशन, ये नेशनल कमीशन ऑन द लेबर इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी टू रिकमेंड द चेंजेस इन द लेबर लॉस। ये किस तरह की बॉडी अगर पूछा जाता है नेशनल कमीशन, तो ये किसके थ्रू आई, एक्ट के थ्रू आई है, स्टैट्यूटरी बॉडीज है, ये भी आपने याद रखना है। चलो आप पढ़ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द रिकमेंडेशन ऑफ द सेकंड नेशनल कमीशन ऑन द लेबर। तो लिखा हुआ प्रोविजन मस्ट बी मेड इन द लॉ डिटरमाइनिंग द नेगोशिएटिंग एजेंट्स पर्टिकुलरली ऑन द बिहाफ ऑफ द वर्कर्स, तो बिल्कुल सही है। Next is a check of the system in the establishment employing the 100 or the more workers must be made compulsory for the member of the all registered trade union। तो 100 नहीं है, इसकी लिमिट सेट कर रखी कितनी, 300 पे, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, तो इसे आप पढ़ लेना पूरा, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं फिर सीधे, तो यहाँ पे 300 होगा ना कि 100 होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, जो ट्रेड यूनियन एक्ट आया था, डील्स विद द रिकग्निशन ऑफ द ट्रेड यूनियंस। तो कई सारे सेक्शंस थे, जो आपका रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है वो सेक्शन आपका सेक्शन 8, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा था ट्रेड यूनियन एक्ट केम इनटू ऑपरेशन फ्रॉम द 1 जून 1927। द एक्ट वाज इरेक्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन एंड द वेरिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड सो दैट दे मे एक्वायर लीगल एंड द कॉर्पोरेट स्टेटस। द मिनिमम नंबर ऑफ द ट्रेड यूनियन मेंबर्स रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन देमसेल्फ एज अ यूनियन ऑफ द 7। तो कम से कम कितने मेंबर चाहिए आपको, 7, ये आपने याद रखना। द ट्रेड यूनियन एंड द लेबर रिलेशंस कंसल्टेशन एक्ट 1992 डिफाइन द टर्म ऑफ द ट्रेड यूनियन। सेक्शन 8 जो बात करता है ट्रेड यूनियन एक्ट का 1920 डील विद द रजिस्ट्रेशन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑफ द ट्रेड यूनियन, द रजिस्ट्रार हैज द राइट टू कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन इफ ही सेटिस्फाइड दैट द सर्टिफिकेट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय द फ्रॉड और मिस्टेक। तो वो रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है अगर वो उसे फ्रॉडुलेंट कहीं पे लगता है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 एंड द कंपनी एक्ट 1956 का, जिसका अमेंडमेंट हुआ था 2013 में, डू नॉट अप्लाई टू द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन एंड ऑफिस बेयरर और द एग्जीक्यूटिव ऑफ द ट्रेड यूनियन बी डिस्क्वालिफाइड। पहली कंडीशन कब हो सकता है, हैज बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ द एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग द मॉरल, ठीक है, टर्पिट्यूड। दूसरा, हैज नॉट अटेंड द एज ऑफ द 18 ईयर्स, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द कंसेंट रिक्वायर्ड टू चेंज ऑफ द नेम ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है 7 मेंबर ऑफ द सेक्रेटरी, ये तो बता दिया मैंने आपको, तो ये पढ़ लेना।
नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबर यूनियन इज आर इन करेक्टली मैच्ड विद द पॉलिटिकल एफिलिएशन। तो इनकरेक्ट बताना है, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो था वो बिल्कुल सही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का था, ठीक है ना, सीपीआई का। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन ये आपने याद रखना है। दूसरा है कि भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का है, बीजेपी का, ये भी सही है आपका, दोनों सही है। और तीसरा हिंद मजदूर सभा, हिंद मजदूर सभा इंडियन नेशनल कांग्रेस की नहीं है, आईएनसी की नहीं है, ये आपको देखने को मिलेगी, ये समाजवादी पार्टी की है। आईएनसी की अगर बात करेंगे तो उसका इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। देखो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस आएगा तो कम्युनिस्ट पार्टी पे चला जाना, ऑल इंडिया अगर आएगा, इंडियन नेशनल ट्रेड आएगा तो आईएनसी पे आ जाना, कांग्रेस पे आ जाना। अगर हिंदी में लिखा होगा भारतीय, जैसे भारतीय देखो यहाँ पे भारतीय और यहाँ पे भारतीय लिखा हुआ, भारतीय मजदूर संघ है तो भारतीय जनता पार्टी। सेंटर फॉर द इंडियन ट्रेड यूनियन है तो यहाँ से सी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे भी सीपीआईएम है। हालांकि ऑल इंडिया को तो पहले याद कर लेनी पुरानी सबसे। तो अगर सेंटर फॉर इंडिया ट्रेड यूनियन आती है तो सीपीआईएम है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। इसके भी गवर्नमेंट कहाँ पे बनी हुई है तो केरला में बनी हुई है, केरला में इसकी सरकार है सीपीआईएम की। पिनराई विजयन जो आपके कौन है, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, हिंद मजदूर सभा बता दी, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन या अनएफिलेटेड है, ठीक ना। हिंद मजदूर सभा किसकी, समाजवादी पार्टी, जो यूपी में विपक्ष की पार्टी है। अच्छा देखो कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट लेबर एगिटेशन ऑफ द हिस्ट्री इन द इंडिया बॉम्बे 1875 में था, ऑर्गेनाइज हुआ था लीडरशिप विद द एसएस बंगाली। दिस वाज लेट द अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट फैक्ट्री कमीशन 1875 में बना था। कॉन्सिक्वेंटली द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट पास हुआ था 1881 में, याद रखना कई बार पूछा था फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट कब हुआ था, 1881। एक आपका 1956 का है और एक 2013 का है आपका रिसेंट का फैक्ट्री एक्ट। 1890 में एम एन लोखंडे थे स्टेबलाइज किया था उन्होंने बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन। दिस वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड लेबर यूनियन इन इंडिया। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन था आपका 1970, ये आपके अनुसुया साराभाई थे। मद्रास लेबर यूनियन था, ये बीपी वाडिया थे। AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन फेडरेशन इंडिया वाज सेटअप इन द 1920, जिसकी मैं बात कर रहा था। लाला लाजपत राय हो गए, जोसेफ बप्टिस्टा हो गए और NM जोशी और दीवान चमन लाल हो गए। तो AITUC जिसकी मैं बात कर रहा था, देखो ऑल इंडिया लेवल पे, ठीक है ना, 1920 में, ठीक है ना। ILO का फॉर्म हुआ था, ऐसे याद कर लेना, 1919 में, और ये 1920 में फॉर्म हो रखा है। तो ये सीपीआई से रिलेटेड है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। टिस्को इंडस्ट्रियल यूनियन है, बिल्कुल सही है। टाटा आयरन स्टील कॉर्पोरेशन इसे बोला जाता है, ठीक है ना। और द जमशेदपुर लेबर यूनियन है, ये जनरल यूनियन है। और जो आपका एयर इंडिया पायलट एसोसिएशन है वो आपका क्राफ्ट यूनियन है। तो ये बस क्या कर रखा है, यहाँ पे उल्टा कर रखा है, तो करेक्टली कौन सा हो गया होगा, फर्स्ट वाला। तो क्राफ्ट यूनियन क्या होता है मैं बता देता हूँ। तो क्राफ्ट यूनियन इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्कर्स इंगेज इन द पर्टिकुलर क्राफ्ट। क्राफ्ट मतलब होता है जैसे नहीं करते, जैसे हैंड क्राफ्ट होता है, हाथ करगा कुछ काम करना, और द ट्रेड और इन अ सिंगल और related tradal crafts. Such organization link together those workers who have similar skill, जिनकी एक जैसे स्किल्स होती है। क्राफ्ट ट्रेनिंग और स्पेशलाइजेशन एक जैसा होता है। क्राफ्ट यूनियन आर फाउंड अमंग द नॉन मैनुअल होता है एम्प्लॉयज एंड द प्रोफेशनल वर्कर्स। एग्जाम्पल इसके क्रेन ड्राइवर्स एसोसिएशन इन द स्टील प्लांट, एयर इंडिया पायलट एसोसिएशन जिसकी यहाँ पे बात कर रहा है, और स्टेनोग्राफर्स एसोसिएशन ETC। नेक्स्ट चलते हैं इंडस्ट्रियल यूनियन की बात। लॉजिक बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ सच यूनियन इज दैट द स्किल वर्कर बिलोंगिंग टू द सेम क्राफ्ट फेस सिमिलर प्रॉब्लम्स। An industrial union is an organization of the workers which link all the category of the workers in any one industry regardless of the different in the craft, skill, grade and the position or the sex। ये अलग अलग दिखाता है। The membership of the industrial union is a normally large industrial union may be formed as a tile plant level, तो टाटा वर्कर्स यूनियन इन द टिस्को रीजनल लेवल, जिसमें आपका बिलियर शुगर वर्कर्स फेडरेशन, और द नेशनल लेवल कोलेरी मजदूर सब साबलिया ऑफ इंडिया। अच्छा, जनरल यूनियन में, तो जनरल यूनियन इज द वन विलोस मेंबरशिप कवर्स वर्किंग एम्प्लॉयड in many industries employed and the craft. The Jamshedpur labor union is an example of this type of the union. This membership of this union covers the working belonging to the steel industry and the engineering industries such as the cable tube locomotive। यानी कि जिसमें क्या होता है, जनरल यूनियन में क्या होता है, डिफरेंट काइंड्स के आपके वहाँ पे क्या आ सकते हैं, प्रोफेशन आ सकते हैं। टिन प्लेट हो गया लोकेटेड इन जमशेदपुर। द जनरल यूनियन आर आइडल फॉर द टाइल्स solidarity point of the view, however it requires a very high degree of the consciousness among the workers representing the various industries to form this type of the union। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द सीबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है ना। अजय त्यागी इसके अभी कौन है, चेयरमैन है, ये आप याद रखना, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। अप्रैल 12, 1988 में बना था,
और ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई थी, मतलब इसको मोर पावर दी गई थी एक्ट 1992। आपने आप देखी होगी पिक्चर आई थी, पिक्चर क्या एक सीरीज थी स्कैम 1992, हर्षल मेहता वाली थी जो। तो उस समय ये था कि सीबी के पास उतनी ज़्यादा पावर नहीं थी, पर जब वो केस आया था उसके बाद सीबी को काफ़ी ज़्यादा पावर दी गई थी एक्ट के थ्रू। तो स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो पहला तो आपका बिल्कुल सही है, द हेडक्वार्टर ऑफ द सीबी इज मुंबई, बिल्कुल मुंबई में सिचुएटेड। इट डज नॉट एक्ट एज, नहीं एक्ट करती है सिविल। ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्वासी जुडिशियल है मतलब, क्वासी जुडिशियल का मतलब मैं बता दूं, जैसे जुडिशियल होती हैं आपकी जैसे कोर्ट्स, वो क्या करते हैं सज़ा सुना भी सकते हैं, सज़ा दे भी सकती हैं। क्वासी जुडिशियल होती है जो सज़ा सुना सकती हैं, सज़ा दे नहीं सकती। डिफरेंस समझ में आया कि अगर जुडिशियल बॉडी है तो सज़ा भी सुना सकती है और सज़ा दे भी सकती हैं, सुनाने के बाद दे भी सकती है। जबकि क्वासी जुडिशियल सिर्फ सज़ा सुना सकती है, सज़ा देने का प्रावधान उसका नहीं होता। तो क्वासी जुडिशियल बॉडी सिविल कोर्ट की तरह काम करती है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल इज द स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द सिक्योरिटी एक्ट एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसे पढ़ लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्स बैंड डॉपलर वेदर रडार। तो द मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज रिसेंटली कमीशन। तो एक चीज़ बता दूं कि एक्स बैंड डॉपलर वेदर रडार जो है ये दो जगह रखा गया है, एक तो मुक्तेश्वर नैनीताल में उत्तराखंड में, और एक कुफरी शिमला में हिमाचल प्रदेश। दो जगह इसे बनाया गया है। 146 जो फाउंडेशन डे था आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, तो उसके बोल सकते हैं स्थापना दिवस के आधार पर इसे बनाया गया है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना आप लोगों ने। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो था, आई थिंक मुझे लग रहा है ये कब बना था यार, 46, 20 निकाल दो, 26 निकाल दो, 75 के आसपास बना था आई थिंक, 1875 के आसपास, ठीक है ना। 25 45, हाँ ठीक है, 1875 में IMO आपका बन रखा है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आपका फॉर्म्ड हुआ था। तो पहला गलत है, द मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज। इसके मिनिस्टर आपके कौन, प्रकाश जावड़ेकर। तो उनमें नहीं आता, ये आता आपका अर्थ साइंस में। अर्थ साइंस के मिनिस्टर आपके डॉक्टर हर्षवर्धन। इट हैज़ बीन डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय द इसरो, ठीक है भाई। दूसरा बोल रहा है कि इसे डेवलप किसने किया, इसरो ने किया, तो ये सही है आपका, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा ओनली 2। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 2D इलेक्ट्रॉन गैस। तो 2D लिखा हुआ है, इट इज एन इलेक्ट्रॉन गैस दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू मूव टू इनटू, लिखा है यहाँ पे 2D है, 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन गैस है, मतलब वहाँ पे वो रिस्ट्रिक्टेड थोड़ी नहीं होगी। रिस्ट्रिक्टेड वर्ड यहाँ पे गलत है, तो यहाँ पे गलत हो जाता है। इट इज एन इलेक्ट्रॉन गैस दैट मूव इन द 2 डायमेंशन, ये सही होगा, रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा। तो ये पहला आपका गलत हो जाता है। दिस इलेक्ट्रॉन गैस हैज़ द अल्ट्रा स्लो स्पीड, अल्ट्रा स्लो नहीं, अल्ट्रा हाई स्पीड है, ये भी गलत हो गया। मोबिलिटी एंड हैंस कैन इंक्रीज द डाटा स्टोरेज। तो बनाते क्यों, अब एक चीज़ बताओ, इसका यूज़ क्यों होता? अगर ये अल्ट्रा स्लो स्पीड में होता तो इसका यूज़ ही नहीं करना था, क्योंकि इसकी अल्ट्रा हाई स्पीड है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है 2D इलेक्ट्रॉन गैस का। यहाँ पे लिखा हुआ है सारा, आप इसे पढ़ लेना। ये यहाँ पे जो साइंटिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली के जो आपके, उन्होंने ये विकसित किया है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आप पढ़ लेना अच्छे से, तो आंसर बन जाएगा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हीलियो फिजिक्स। हीलियो का मतलब होता है आपका सन से रिलेटेड, और विश्व फिजिक्स मिशन है। तो दिस मिशन आर ब्रेन चाइल्ड ऑफ द इसरो। इसरो नहीं है, ये नासा का है, और नासा का एक आपका मिशन भी है, पार्कर मिशन, जो छोड़ दिया गया है, ठीक है ना। जो सूर्य की सतह का क्या करेगा आपका, जो उसकी बोल सकते हैं लेयर्स है, तो उनका स्टडी करेगा पार्कर। इसरो का भी है, इसरो भी छोड़ेगा। अब हमारा है आदित्य L1, आदित्य L1 इसरो का। तो यहाँ पे इसरो नहीं है, हीलियो फिजिक्स जो मिशन है वो इसरो का नहीं है, वो नासा का है, ठीक है ना। नासा आप जानते हैं USA की है। इट विल ऑब्जर्व द सिस्टम दैट ड्राइव्स द स्पेस वेदर नियर द अर्थ, ठीक है ना। तो ये वाला सही है आपका, सेकंड राइट है। तो यहाँ पे इस चीज़ को पढ़ सकते हैं आप। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द LSI। LSI की फुल फॉर्म जानते हैं, कंप्यूटर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। होता क्या है इसमें कि कई सारे जो आपके ट्रांजिस्टर्स होते हैं उनको कंबाइन करके आपके सिंगल सिलिकॉन सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप यूज़ की जाती है। थर्ड जनरेशन में आपका IC इंट्रोड्यूस हो गई थी, इंटीग्रेटेड जो आपकी कहते हैं सर्किट है, IC चिप्स में वो इंट्रोड्यूस हो गई थी, ठीक है ना। किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन क्या होता है? सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है ना। अब जो LSI है उसका आपका बोल सकते हैं मॉडर्न वेरिएंट यूज़ किया जाता है, जैसे VLSI यूज़ किया जाता है, ULSI यूज़ किया जाता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसे इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, द टर्म इवेंट हॉरिजॉन स्टेलर एंड द सिंगुलरिटी आर द समटाइम्स इन द न्यूज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ। तो ये सिंगुलरिटी, इवेंट हॉरिजॉन, स्टेलर, ये सारे किससे रिलेटेड? ब्लैक होल से रिलेटेड है। 2020 में का जो फिजिक्स का आपका नोबल है, ये 3 लोगों को मिला। एक रॉजर पेनरोज को मिला, हाफ तो रकम ये लेके गए,
और फिर रेनहार्ड गेंजल और एंट्रिया गेस हाफ इनको मिली है, मतलब 50-50%। एक चीज़ आता है ना, 3 से ज़्यादा को कभी 3 से ज़्यादा लोगों को कभी भी नहीं मिल सकता, नॉबल नहीं दिया जाता, मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जाता। तो 50% जो मिला वो रॉजर पेनरोज को मिला है और 50% मिला है किसको, आपका रेनहार्ड गेंजल और एंट्रिया गेस को मिला है, इन दोनों को मिला है। अच्छा इनको क्यों मिला, अच्छा एक वीडियो है मेरी पड़ी हुई, आप देख लेना प्लेलिस्ट में जाके, नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड, ठीक है ना, नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड आपकी वीडियो पड़ी हुई है फिजिक्स में, तो उसे आप देख सकते हैं। वैसे मैंने सारे नोबेल प्राइज़ जितने भी ल्यूरेट हैं 2020 के, जिन्होंने जीता है, किस विषय के लिए जीता है, किस सब्जेक्ट के लिए जीता है, ये सारा बता रखा है। जैसे जो आपके रॉजर पेनरोज थे, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी किसकी, आपके एल्बर्ट आइंस्टाइन की, तो उसको उन्होंने प्रूफ कर दिया था, ठीक है ना। आइंस्टाइन उसको प्रूफ नहीं कर पाए थे, उन्होंने दी थी केवल। तो जो आपके कौन थे, रॉजर पेनरोज, उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को क्या किया है, सेट बोल सकते हैं कि उसे क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है। और दूसरे थे आपके जो दूसरे आते हैं रेनहार्ड गेंजल और एंट्रिया गेस, ये दोनों जो आते हैं, ये एक महिला है। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना कि इन दोनों ने एक ब्लैक होल खोजा है जो हमारी गैलेक्सी में, मिल्की वे गैलेक्सी में, उसका नाम है सिगेटेरियस 1, सिगेटेरियस ए। तो इसको खोज निकाला है। ये किस गैलेक्सी में, हमारी गैलेक्सी में, कौन सी, मिल्की वे गैलेक्सी में। तो ये आपने याद रखना। तो 3 वर्ड्स आपका क्या होता है, रिलेटेड होता है। अच्छा मैं बता देता हूँ पहले, चलो पहले मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से होते हैं। जैसे ये देख लीजिए, सिंगुलैरिटी जो होता है, ये बीच में जो आपको ब्लैक टाइप का दिख रहा है ना, इसे सिंगुलैरिटी बोलते हैं। इवेंट हॉरिजॉन होता है, इसकी बाहर की बॉडी को बोलते हैं, जो आपका ब्लैक होल होता है। ये जो आपको यहाँ पे लाइट टाइप की दिख रही है ना, लाइट इधर गई अंदर और यहाँ से फिर लाइट का पता नहीं लग पा रहा। ब्लैक होल क्या करता है, जितनी भी क्या होती है, इतना मतलब इसका बोलते हैं कि ग्रेविटेशनल पुल जो होता है बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होता है कि लाइट भी इसे क्रॉस नहीं कर पाती। और चारों तरफ जो होती है वो एक्सेलरेशन डिस्क में बनी होती है, और ये जो लाइट आ रही है इसे बोलते हैं रिलेटिविस्टिक जेट बोलते हैं, ठीक है ना। अब बनता कैसा है मैं बता दूँ। तो ब्लैक होल किस तरीके से, क्या हमारा जो देखो, जब कोई भी स्टार मरता है ना, जैसे हमारा स्टार है सन, अगर ये मरेगा तो क्या ब्लैक होल में फॉर्म्ड होगा, नहीं, बड़े चाहिए, सन से भी बड़ा चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको फोटो, इसमें तो मैं लेके नहीं आया पर मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, ये देख लीजिए इस फोटो में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये होता है आपका नेब्यूला। ये क्या करता है, स्टार फॉर्मेशन यहीं पे देखने को मिलता है आपको। स्टार फॉर्मेशन या तो येलो स्टार बनेगा, एक सेकेंड है, या तो देख लीजिए एक सेकेंड, हाँ, या तो येलो स्टार बनेगा, ठीक है ना, या तो फिर ब्लू स्टार बनता है जो मैसिव स्टार होता है। हमारा जो सूर्य है वो येलो स्टार है, तो ये रेड जाइंट में चेंज हो सकता है, उसके बाद प्लानिटरी नेबुला में चेंज होगा, उसके बाद ये व्हाइट डॉर्फ में बनेगा, फिर ब्लैक डॉर्फ में चेंज हो जाएगा, बस इतना है, ठीक है ना। अच्छा जो बड़े स्टार्स होते हैं, जो लगभग मान के चलो कि सूर्य से भी लगभग 2 गुने बड़े होते हैं, तो वो ब्लू स्टार होते हैं और वो रेड सुपर जाइंट में चेंज होते हैं। उनके बाद उस पर एक विस्फोट होता है, सुपरनोवा विस्फोट बोलते हैं, और वो 2 तरीके की फॉर्मेशन कर सकता है, या तो न्यूट्रॉन स्टार में बन जाएगा या तो ब्लैक होल में बन जाएगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। तो इस पिक्चर को मतलब क्या कर दीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ये आपको थोड़ा दिमाग में रखना है कि जो हमारा सन है लगभग उसमें एक आता है ना, चंद्रशेखर लिमिट आती थी 1.44 क्या होना चाहिए, मास, मतलब क्या होना चाहिए, टाइम्स आपका क्या होना चाहिए, मास ज़्यादा होना चाहिए सन से, तो वो किस में फाउंड हो सकता है, ब्लैक होल में। 1.44 मतलब 1.44 गुना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए सन से, तब जाके वो न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल में चेंज हो सकता है, वरना वो व्हाइट डॉर्फ से ब्लैक डॉर्फ में चेंज हो सकता है। तो ये आप याद कर लेना। अच्छा वापस आ जाते हैं। तो सिंगुलैरिटी बता दी मैंने। सिंगुलैरिटी बाहर वाला जो क्या होता है आपकी लेयर होती है, उसे बोलते हैं इवेंट हॉरिजॉन, आपका बीच वाला होता है। अच्छा जब स्टार मरता है ना, स्टार, तो स्टार की जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो धीरे धीरे जब मरता है तो उसका वो होता है क्या है कि बाहर से तो टूटने लग जाता है, पर ग्रेविटेशनल जो पुल होता है उसके बिल्कुल सेंटर में आ जाता है। और जो ब्लैक होल होता है वो काफ़ी छोटा बन सकता है, पर उसका जो ग्रेविटेशनल पुल होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। कोई भी चीज़ अगर उसके आसपास आई तो वो क्या कर देगा, उसे अपने अंदर ले लेगा, पता ही नहीं चलता कहाँ गई। तो ये आपने याद रखना है। दूसरी बात थी, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक चीज़ बताई थी, न्यूटन की थ्योरी थी। न्यूटन ने बोला था कि टाइम आपका क्या होता है, टाइम आपका कांस्टेंट होता है पूरे यूनिवर्स में, मतलब टाइम नहीं बदलता। इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया था किसने, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। उन्होंने बोला था टाइम क्या होता है आपका, टाइम रिलाई करता है, ठीक है ना, रिलेटिव होता है, ये आपका चेंज करता है। होता क्या है कि जैसे जैसे ब्लैक होल के नज़दीक जाते हैं ना, वैसे वैसे टाइम आपका क्या पड़ने लग जाता है, स्लो। इसी को बोलते हैं टाइम, क्या बोलते हैं, टाइम मशीन जो बोलते हैं कि टाइम कैसा हो जाता है आपका, स्लो हो जाता है। तो बोलते ही हैं कि ब्लैक होल के नज़दीक अगर कोई जाए तो उसके लिए क्या होता है, टाइम क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। इससे रिलेटेड एक पिक्चर भी आ रही है इंटरस्टेलर, अगर देखनी है तो देख लेना, 2014 की मूवी है, अच्छा समझा रखा है उसमें इस चीज़ को। टाइम बोल सकते हैं जैसे
टाइम को यानी कि क्लैरिफाई कर रखा है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या आपका, तो लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर्स कंसर्न द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो पहले लिखा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या, एवरीबॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ द रेस्ट ऑफ द यूनिफॉर्म। तो ये तो पहले आप जानते हैं कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी और मोशन में तो मोशन में रहेगी जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। सेकंड लॉ बोल रखा है टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये थर्ड है ना कि सेकंड। और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम है वो आपका सेकंड है, ये तो आपको पता ही होगा यार, ठीक है ना। तो पहला सही है केवल, यहाँ पे इंटरचेंज कर रखा है। तो ये था आपका इंडस्ट्रियल बोल सकते हैं, जो आपका इंडस्ट्रियल लेवल लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके किसके थे, थोड़ा बोल सकते हैं साइंस के थे, कुछ आपके कंप्यूटर के मिक्स थे। तो होप कि आपको समझ में आए होंगे। इसका पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, उसे ज़रूर पढ़ लेना आप, ठीक है ना। और ये जो वीडियो आप इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें। व्हाट्सएप पे मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा जो कॉन्सेप्ट एकेडमी नाम से, अगर आप वहाँ पे हमसे कनेक्टेड नहीं तो मैं टेलीग्राम पे कॉन्सेप्ट एकेडमी नाम से टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ भेज दूंगा। आप हमें फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं हमारे पेज को, और हम इंस्टाग्राम पर भी वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और जय हिंद जय भारत।